ठीक है, तो लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी को बंद करने का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे तीन वर्ड हमारे सामने आएंगे। एक तो वाइंडिंग अप एक वर्ड आता है, वाइंडिंग अप। एक वर्ड आता है डिसॉल्व्ड। एक वर्ड आ रहा है लिक्विडेशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? वाउंड अप का मतलब है कि हमारी कंपनी बंद होना शुरू हो रही है, तो हम कहते हैं कंपनी वाउंड अप हो रही है, तो इनिशियल प्रोसेस है। लिक्विडेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे कंपनी बंद हो रही है। कंपनी एक दिन में तो बंद नहीं होती। लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, वो एसेट्स को अपने पोजेशन मिलेगा, लायबिलिटी को पोजेशन मिलेगा, एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटी को पे करेगा, तो समय जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन कहते हैं। डिसॉल्व्ड, जब लिक्विडेशन प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? कंपनी डिसॉल्व हो गई। तो वाउंड अप इनिशियल स्टेज है, लिक्विडेशन वो प्रोसेस से कंपनी बंद हो रही होगी, और डिसॉल्व आपका जब कंपनी बंद हो जाएगी तब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बेसिक बातें हो गई। अब इसके बाद सर कंपनी बंद कैसे हो सकती है, कंपनी बंद कब हो सकती है? या तो कंपनी बंद होगी बिकॉज इट इज अनेबल टू पे देयर डेट्स, इनएबिलिटी टू पे देयर डेट्स। सबसे मुख्य कारण आपका यही होता है, कंपनी डेट्स को पे नहीं कर पा रही है। किंगफिशर कंपनी इसीलिए बंद हुई थी, वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही थी। दूसरा तरीका आपका होता है फैक्टर्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स, यानी कि इनएबिलिटी वाले पोर्शन को छोड़ के कुछ अदर फैक्टर्स हैं, उससे भी कंपनी को बंद किया जा सकता है। या फिर वॉलंटरीली वाउंड अप, अपनी इच्छा से कंपनी बंद करना चाहते हैं कंपनी के लोग। समझ गए? तो आपके जो ये दोनों पोर्शन है ये होते हैं कंपलसरी वाउंड अप वाले। इधर कंपनी को कंपलसरी वाउंड अप करना पड़ता है। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, कंपनी डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही है, तो जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी के ऊपर पिटीशन फाइल कर देते हैं कि भाई ये कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है हमारा। तो फिर कंपनी क्या करेगी? एसओए बनवाती है, कुछ अकाउंट्स वगैरह बनवाती है, लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। फिर वहां पे कोर्ट चेक करती है कि ये कंपनी सही में इनकैपेबल है कि नहीं है। अगर कोर्ट ऐसा देख ली कि इनकैपेबल कंपनी है, तो वो ऑर्डर पास कर देगी इसको लिक्विडेट करने का। फैक्टर्स अदर देन इन एबिलिटी टू पे देयर डेट्स, मान लो ये कंपनी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी भाई कंपनी को क्या करो, बंद करो। या कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो कोई भी ऐसे फैक्टर जिससे कंपनी को बंद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, तो उन फैक्टर्स के कारण से कंपनी क्या हो जाती है? बंद आपकी हो जाती है। और वॉलंटरीली यहाँ पे कंपनी खुद अपनी इच्छा से कोर्ट के पास जाती है और परमिशन मांगती है कि हम लोग बंद होना चाहते हैं, अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तो जब कोर्ट इनको अप्रूव कर देगी तो ये कंपनी बंद होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें सर पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है, थ्योरी से क्वेश्चन बन सकता है इसमें से तो उसके नोट्स तो आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है उसके साथ थोड़ा बात करेंगे। हु कैन फाइल पिटीशन? पिटीशन से मेरा मतलब है कंपनी को बंद करवाना है, तो कंपनी को बंद करवाने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। हाई कोर्ट में खुद इतने सारे मसले होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, तो वो इसको भी देखेगा तो फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ये अलग से एक बॉडी बना दी गई है जिसको आप जानते हो एनसीएलटी के नाम से, आप लॉ के अंदर पढ़ते हो। सेक्शन 270 के अंदर ये बातें कवर होती हैं, आपके कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये पोर्शन पूरा अलग से बताया गया है। तो वहां पर आपके सिलेबस में ये चीज है, वहां पर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि हाई कोर्ट की एक सेपरेट बॉडी एनसीएलटी, जहां पर पिटीशन फाइल करी जाती है कंपनी को बंद करने का। सर कौन करता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी कंपनी के ओनर्स, कंपनी के मालिक यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो वो खुद भी जा करके पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि हमें ये कंपनी अपनी बंद करवानी है। बीओडी जा सकते हैं, क्रेडिटर जा सकते हैं, और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी पिटीशन फाइल कर सकती है। कहने का मतलब है कोई भी कर सकता है। कोई भी का मतलब आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका कोई इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है, उस व्यक्ति का कंपनी में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के पिटीशन फाइल हो सकती है। चलो, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस की, प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन।
तो सबसे पहले जिस पर्सन ने पिटीशन फाइल किया, हम एग्जांपल मान लेते हैं क्रेडिटर्स ने पिटीशन फाइल किया, या चलो कंट्रीब्यूटरी ने किया, या एसजी और सीजी, इन लोगों ने पिटीशन फाइल करी कहाँ पे, एनसीएलटी में। अब कोर्ट यहाँ पे क्या करती है, कोर्ट यहाँ पे इनकी बातों को नहीं मानेगी, वो कंपनी के बीओडी से बोलती है, कंपनी के बीओडी से एक बात बोलती है, आप लोग एक काम करो, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके दिखाओ। क्या बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर कंपनी बीओडी से कोर्ट जो है वो बीओडी से क्यों बनवा रहा है, इसके लिए तो कोई बाहरी इंसान आना चाहिए, ये तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, सही बात है कि नहीं। कोर्ट इनसे इसलिए बोलता है, बीओडी से इसलिए बोलता है क्योंकि अपनी कंपनी को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई अगर बाहर का इंसान आएगा तो उसको नहीं मालूम है कि मेरे पास कौन कौन सी एसेट लायबिलिटी पड़ी हुई है, पर किसको मालूम है, बीओडी को मालूम है। तो वही क्या प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वहां पे क्या लिखा जाएगा, इनके पास कितने एसेट्स हैं, कितने इनके डेट्स हैं, उन डेट्स के नाम क्या क्या हैं, सारी बातें यहाँ पे लिखी जाती हैं। मतलब कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है, सारी बातें यहाँ पे लिख दी जाती हैं। समझ गए। तो ऐसे में देख के ये मालूम पड़ता है कि कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं है, ये कंपनी डेफिशिएंसी में चल रही है, सरप्लस में चल रही है, हमको यहाँ से देख के ये मालूम पड़ता है। तो एनसीएलटी के पास जब पेटिशन जाता है तो वो किसके पास जाते हैं, बीओडी के पास। क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिससे हमको पता चलेगा ये कंपनी सरप्लस में है कि डेफिशिएंसी में है। अगर सर डेफिशिएंसी में है तो कंपनी यहाँ पे क्या बोलेगी कि आप एक काम करो, बंद करना शुरू करो अपनी कंपनी को। या इवन कुछ केसेस में अगर सरप्लस में है तब भी कंपनी को बंद किया जा सकता है अदर फैक्टर्स के कारण। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये एसओए बन जाएगा तो ये जितनी भी एसेट लायबिलिटीज हैं वो सारी आ जाएंगी किसके पोजीशन में, लिक्विडेटर के पोजीशन में। ये लिक्विडेटर कौन होता है, ये एक निष्पक्ष इंसान इंसान है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये कंपनी के एसेट लायबिलिटी को अपने पोजीशन में लेगा और निष्पक्ष तरीके से एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटीज को एक एक करके पे करेगा। और लायबिलिटीज को पे करेगा एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अभी। समझ गए। तो यहाँ पे लिक्विडेटर ये सारा काम करता है और ऐसे आपकी कंपनी बंद होती है। लिक्विडेटर जहां पे ये एसेट लायबिलिटी को सेल कर रहा होगा तो वो भी कहीं पे इसका रिकॉर्ड रखेगा। तो वो जो अकाउंट प्रिपेयर करेगा उसका नाम होता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसने जो एसेट लायबिलिटी पोजीशन में अपने ली है उनको वो देखेगा कि कितना मैंने बेचा, कितना मैंने पे किया, वो सब कहाँ पे काम करना है हमको, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इसके बाद अगर लिक्विडेटर को ये मालूम पड़ता है कि इस कंपनी के पास एसेट्स में कम बैलेंस है लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो ये जाता है किसके पास, किसके पास जाएगा। अगर कंपनी के एसेट जो है वो इनसफिशिएंट है, उनको बेच करके पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो लिक्विडेटर बाकी पैसा कहाँ से अरेंज करेगा। अगर सर एसेट्स को बेच कर भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो लिक्विडेटर जाएगा कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास। किसके पास, कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास। दो तरह की कॉन्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, एक होती है लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज, एक होती है लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, लिस्ट ए और लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये दोनों कौन होते हैं आगे हम बात करेंगे। चलो सुन लो, लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज वो हैं जो लिक्विडेशन के समय कंपनी के ओनर्स हैं, पहले उनसे पैसा मांगा जाएगा। अगर उनसे पैसा नहीं कंपनी ले पा रही है, कुछ और कारण है, तो हम जाएंगे लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास। ये वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जो पिछले एक साल के अंदर, जब कंपनी बंद हुई उसके एक साल के अंदर इन्होंने अपने शेयर को ट्रांसफर किसी और पर्सन को कर दिया था। बाद में अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, अभी के लिए बस ये सुन लो। एसेट बेच के अगर पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो लिक्विडेटर किसके पास जाएगा, कंपनी के ओनर्स के पास, कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास। दो तरह के ओनर्स होते हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी वाले। लिस्ट ए कंपनी के आज के ओनर हैं, लिस्ट बी अपने शेयर को ट्रांसफर कर चुके हैं पिछले एक साल के अंदर। ये अब हम बात करते हैं सर अकाउंटिंग एस्पेक्ट की, कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड।
सर 3 तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से? 5 नंबर में चैप्टर आपका आएगा। 5 नंबर में या तो पूछ लेंगे भाई बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या बनाओ? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। या फिर क्या बनाओ आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। या फिर क्या बनाओ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सर आपके हिसाब से किसके ज्यादा चांसेस हैं? मेरे हिसाब से हैं एसओए के। मेरे हिसाब से किसके हैं? एसओए के, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट होता है, लेकिन आप अगर फॉर्मेट को वो सीख गए जैसा लॉ ने बताया उसके हिसाब से, तो फिर ये चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो जाएगा बस। समझ गए? तो एसओए का जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड एज पर दी लॉ। पूरे के पूरे तरीके से जैसा लॉ ने बना करके फॉर्मेट दिया बिल्कुल वैसा का वैसा। इवन इनर कॉलम आउटर कॉलम में जो अमाउंट है वो भी हम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखकर ही बताएंगे कि वहां पे कैसा लिखा है, वैसे ही हमको बनाना है। ठीक है जी। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में अभी। अच्छा सॉरी, उसके पहले एक बात और बतानी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज। तो वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में हमको दिखाना पड़ेगा। वो सीक्वेंस ऑर्डर हम ऐसे दिखाएंगे, मतलब वहां पे लिस्ट का फॉर्मेट एक रहने वाला है। तो लिस्ट ए से लेकर लिस्ट एच तक जो चीजें वहां पर आनी है वो हमको दिखानी है। सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट ए और लिस्ट बी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर लिस्ट ए में क्या क्या आएगा, लिस्ट बी में क्या क्या आएगा, उसकी बात करने जा रहे हैं। सर लिस्ट ए में आएगा एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। क्या आएगा? एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। क्या मतलब है इसका? वो एसेट जो हमने स्पेसिफिकली प्लेज नहीं करी है, मतलब हमने उस एसेट को किसी भी लायबिलिटी के अगेंस्ट मॉर्गेज में नहीं रखा हुआ है, उस पर किसी भी लायबिलिटी का चार्ज नहीं है। आ गया समझ में? जैसे मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है और वो मैंने किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट चार्ज में नहीं रखा हुआ है, तो ये मेरी फ्री एसेट है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। उसी तरीके से कंपनी के पास जो जो ये वाली एसेट है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो लिस्ट ए के अंदर आ जाएंगी। सर लिस्ट बी में क्या आएगा? आप समझ गए होंगे, बड़े होशियार हो। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। यहाँ पे सर वो एसेट आएंगे जो आपने प्लेज करी हुई है, जो आपने किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट रखा हुआ है। मान के चलो डिबेंचर्स हमारे पास है, मतलब लोन है। इस लोन के अगेंस्ट हमने मॉर्गेज किया हुआ है अपना लैंड एंड बिल्डिंग, तो ऐसे लिखा होगा सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बात समझ गए? तो यहाँ पे जो लैंड बिल्डिंग है वो हमने डिबेंचर के अगेंस्ट रखा हुआ है, तो उसे क्या बोलोगे? स्पेसिफिकली प्लेस्ड, तो वो लिस्ट बी के अंदर आएगा। ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद है लिस्ट सी डी और ई। लिस्ट सी, लिस्ट डी और लिस्ट ई। लिस्ट सी डी ई में क्या क्या आएगा? यहाँ पे लायबिलिटीज की बात करेंगे। लिस्ट सी में आएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यहाँ पे सर वो लायबिलिटीज आएंगी जिनको लॉ चाहता है सबसे पहले पैसा पे करो। तो जिनको लॉ सबसे पहले पैसे दिलवाना चाहता है वो किसके अंदर आ जाएंगे? लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के नाम से। सर डी में कौन आएंगे? डी से क्या वर्ड बनेगा? सर डी फॉर डिबेंचर होल्डर्स। डी फॉर, डी फॉर डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स में इनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इफ एनी प्लस इंटरेस्ट पेबल, यानी टोटल पैसा जो हमको देना है किसको? डिबेंचर होल्डर को। उसमें उनका प्रिंसिपल अमाउंट, साथ में रिडेम्पशन का प्रीमियम, साथ में जो इंटरेस्ट ड्यू है वो सारा जोड़ करके दिया जाएगा। बात समझ गए? ठीक है सर, सी में आ गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसमें 7 चीजें आती हैं जो आगे बताऊंगा क्या क्या आएगा। लिस्ट ई में क्या आएगा?
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कंपनी की जो लायबिलिटी है उनको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रेफरेंशियल में और डिबेंचर होल्डर्स में। जो भी बच गई, जो लायबिलिटी बच गई वो किसके अंदर आ जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर। अब रह गया सर लिस्ट, ई के बाद आता है, ई के बाद आएगा एफ और आएगा जी। ई के बाद क्या आता है, एफ और जी आता है। सर एक बात बताओ, जब आप आउटसाइड लायबिलिटी को पे कर दोगे तो किसको पेमेंट करना बाकी रह गया, तो आ गया सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब यहां पर भी कैसे पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फेस वैल्यू का अमाउंट, साथ में अगर उनका एरियर्स ऑफ डिविडेंड है तो सर वो जोड़ करके दिया जाएगा, एक भी रुपया किसी का छोड़ना नहीं है, सारा का सारा वापस करना है। प्रेफरेंस शेयर्स फेस वैल्यू प्लस एरियर्स ऑफ डिविडेंड। जी में आ जाएंगे आपके सबसे जो दुखी रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी के मालिक, और यू कैन से लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर जी के बाद भी कुछ आता है, बिल्कुल आता है, जी के बाद एच आता है, जी के बाद एच आता है। अब बोलोगे सर हमको एबीसीडी आती है, मालूम है, जी के बाद एच आता है, पर एच में लिखना क्या है, एच में लिखना है सरप्लस या डेफिशिएंसी, एच में आ जाएगा सरप्लस या फिर क्या, डेफिशिएंसी। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एसओए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या क्या आते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सर 7 चीजें आएंगी, जिसमें से 5 तो एम्प्लॉयज वाली हैं, एम्प्लॉय से जुड़ी हुई हैं, एक गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, एक है एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन, 5 6 7। तो आपको ये बात समझनी है, ये लिस्ट सी की वो लायबिलिटीज हैं जिनको सबसे पहले पे किया जाता है। गवर्नमेंट चाह रही है कि सबसे पहले जो कंपनी बंद हो रही है वो पहले इनका पैसा लौटाए, बाद में बाकी लायबिलिटीज का, इवन बाद में डिबेंचर होल्डर्स का। तो सर गवर्नमेंट वाले पोर्शन में क्या आएगा, एक सेकेंड, गवर्नमेंट अपना पैसा थोड़ी छोड़ेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोलती है कि भाई मेरे जो टैक्सेस ड्यू हैं ऑफ लास्ट 1 ईयर, वो आपको सबसे पहले देने पड़ेंगे, वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट। समझ में आ गया। मान के चलो हमारी कंपनी बंद हुई थी 31 दिसंबर 2022 को, एक साल पहले की डेट हो जाएगी 1 जनवरी 2021। इस दिन आपकी फर्म लिक्विडेट हुई है, तो इस दिन से एक साल पहले तक के जितने भी टैक्सेस ड्यू हैं, ये टैक्सेस ड्यू क्या हो जाएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी के अंदर आ जाएंगे, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सर इसके पहले के जो टैक्सेस हैं उसको पे नहीं करना क्या, वो भी पे करना है, पर वो लिस्ट सी में नहीं पे होंगे, वो लिस्ट ई में आ जाएंगे। लिस्ट ई कौन सी वाली होती है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो एक साल के अंदर के जो टैक्सेस हैं वो प्रेफरेंशियल लिस्ट सी के अंदर आएंगे, जो उसके पहले के हैं वो लिस्ट ई के अंदर आ जाएंगे, ठीक है सर। ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे किस बारे में, सर आगे हम बात करेंगे एक्सपेंस ऑन इन्वेस्टिगेशन। इसका क्या मतलब है, लिक्विडेट करने में जो जो हमारे खर्चे आ रहे हैं उनको पहले देना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मान के चलो मुझे एसेट्स को सेल करवाना है, तो एसेट्स को सेल करवाने के लिए मैंने ऑक्शन करवाया था, तो ऑक्शन की फीस मुझे तुरंत तुरंत पे करनी पड़ेगी। ब्रोकर को अपॉइंट किया तो उसकी मुझे तुरंत पे करनी पड़ेगी। मैं एसेट्स वगैरह को अनइंस्टॉल करवा रहा हूँ तो उसकी जो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे वो तुरंत देने पड़ेंगे। तो ये खर्चे आपको इमीडिएटली पे करने पड़ेंगे, सबसे पहले पे करने पड़ेंगे, इसलिए लिस्ट सी के अंदर आएगा। अब एम्प्लॉयज की बात करेंगे, एम्प्लॉयज को हमें क्या क्या पैसा देना है। सर एम्प्लॉयज को पहले दे दो लीव एनकैशमेंट। व्हाट इज लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को एक कंपनी के द्वारा कुछ छुट्टी दी जाती है कि भाई आप एक मान लो एक साल में आप 20 छुट्टी कर सकते हो, ये आपको अलाउड है, 20 तक कोई आपके ऊपर चार्ज पेनल्टी नहीं लगाएगा। लेकिन वो इंसान शायद जापान से होगा, बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता होगा, तो अगर उस इंसान ने जो अलाउड छुट्टी है उस दिन भी वो आकर के कंपनी में अपना काम कर रहा है,
तो बदले में वो डिजर्व तो करता है कुछ ना कुछ, राइट। तो अपनी छुट्टी को सेक्रीफाइस करके वो बंदा काम कर रहा है, तो बदले में उसको रिटायरमेंट के समय जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। तो सर वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में गिना जाएगा, आप पहले वो पैसा उसको दोगे। लिस्ट बी में आएगा पीएफ या कोई भी स्टाफ वेलफेयर फंड। एम्प्लॉयज का पीएफ अकाउंट होता है ना, या स्टाफ वेलफेयर फंड में कोई अकाउंट होता है, तो उस पीएफ अकाउंट में किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है? एम्प्लॉय का एज वेल एज एम्प्लॉयर का, राइट। तो ये जो पीएफ अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड है, इसमें एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर थोड़ा सा खुद कंट्रीब्यूट करेगा, और दोनों के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा? प्रोविडेंट फंड बनेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा, लिस्ट सी के अंदर आएगा। इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अभी आपने एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन वापस करी थी, अब वापस करो जो खुद का तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। जो किंगफिशर कंपनी बंद हुई थी, किंगफिशर कंपनी ने पीएफ अकाउंट में पैसा कट रहा है ऐसा दिखाया था एम्प्लॉयज को, लेकिन पीएफ का पैसा वापस नहीं करा था, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ था रियल लाइफ में। किंगफिशर कंपनी बंद भी कैसे हुई थी? क्रेडिटर्स ने जाके पिटिशन फाइल करा था कि भाई पैसा वापस नहीं कर रहा ये इंसान, तो फिर उनकी बात को देख करके फिर किंगफिशर कंपनी बंद हुई। आई थिंक वीडियोकॉन कंपनी बंद हो गई है क्या, आपको मालूम है किसी को? वीडियोकॉन कंपनी या तो लिक्विडेशन में है या बंद हो चुकी है। इफ श्योर नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना। वैसे इंडिया में कंपनी को बंद करने का चाल चलन है नहीं। इंडिया में एक तो, चलो छोड़ो, इंडिया में लिक्विडेशन जो होती है वो हम इतना प्रमोट नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई वो कंपनी जो है वो पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके खुद को रिवाइव कर ले, नहीं कर पा रही है तो लास्ट रिजॉर्ट का ऑप्शन लिक्विडेशन का होता है। तो हम कंपनी को बंद कराना नहीं चाहते, पर विजय माल्या जैसे लोग हैं, नीरव मोदी ऐसे लोग हैं, तो क्या करें। खैर आगे बात करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ गया, और इसमें क्या आता है? अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कोई क्लेम किसी एम्प्लॉय का ड्यू है, तो सर उसको आपको वापस करना पड़ेगा। ये आपके लिए लिस्ट सी के हिसाब से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट है, राइट। और ई आपका होता है सैलरी, ये आपका होता है सैलरी। इन चारों में कोई लिमिट नहीं है, जितना बाकी है सारा वापस करो। सैलरी में लिमिट है, सैलरी में लिमिट है। कितना लिमिट है? जब कंपनी बंद हुई, हमारे एग्जांपल के हिसाब से मान लो 30 जून 2022, एक साल पूरा होगा 1 जुलाई 2021, जो उसके पहले का पीरियड है। यहाँ पे कंपनी हुई थी लिक्विडेट। अगर किसी एम्प्लॉय की पिछले एक साल की सैलरी बकाया है, तो 4 महीने की सैलरी उसको वापस कर दो। कितने महीने की? 4 महीने की सैलरी उसको वापस कर दो, और वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए 20,000 रुपए से, टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। 4 महीने का मिला के 20,000 बता रहा हूँ। तो 4 महीने की सैलरी जो किसी एम्प्लॉय की ड्यू है, तो वो मिला करके 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उतना हम क्या करेंगे? ड्यू कर देंगे। सर नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है मिस्टर राम, मंथली सैलरी है 4,000 रुपए, 6 महीने की सैलरी ड्यू है पिछले साल में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कितना आएगा बताओ? 4,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, 6 महीने से ड्यू है, मतलब 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है पिछले एक साल के अंदर। तो लिस्ट सी के हिसाब से प्रेफरेंशियल में कितना आएगा? 16,000। क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, 4 महीने का देना है। तो सर 4,000 इंटू 4 16,000 है। क्या वो 20 से ज्यादा है? नहीं सर, 20 से कम है, तो पूरा अलाउ कर दो। एक और बताओ। एक एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 पर मंथ है, 12,000 पर मंथ है, 3 महीने की ड्यू है, कितना होगा? सर 20,000। करेक्ट, क्योंकि 3 महीने की सैलरी ड्यू है, इसका मतलब 12 इंटू 3 हुआ 36,000,
जो कि सर 20 से ज्यादा हो रहा है, तो हम देंगे केवल 20। सर तो बाकी 16,000 बेचारे को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन लिस्ट सी में नहीं मिलेगा। कौन से लिस्ट में मिलेगा ये बताइए। लिस्ट ई। करेक्ट, जो बच गया वो ई में डाल दो। 16,000 बच गया, वो लिस्ट ई में आ जाएगी। दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऐसे यहाँ पर था 24,000 सैलरी आ रही थी, तो 24 में से 16,000 जो है वो लिस्ट सी में जाएगा और 8,000 लिस्ट ई में आ जाएगा। तो ये था आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर क्या क्या आता है।